हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो याद करो ऐसा कभी न भूलो वैसा। तो इस चैनल पे जो है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की सीरीज। ये सब्जेक्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो वन डे एग्जामिनेशंस हैं या फिर यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शंकर आईएएस बुक से जो है वन बाय वन सारे के सारे चैप्टर्स इस सीरीज में कवर करेंगे। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और दूसरी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो ये रहेगी कि साथ ही साथ आपको समझाने के साथ यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस जिनसे बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगी। यानी कि आपने सिर्फ एक बार वीडियो देखी और आपको तुरंत के तुरंत जो है वो फैक्ट्स वहीं पे याद हो जाने हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है चैप्टर 1 इकोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये है कि आप समझ लो, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आप पहले खुद को कंसिडर कर लो। ठीक है, आप खुद हो तो आप किसके किसके साथ रहते हो? आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, बाहर नेबर्स रहते हैं, फिर इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, आप सरा और क्या है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो आप क्या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ तो रह ही रहे हो, साथ में जो है आप एनवायरनमेंट के साथ भी रह रहे हो। मतलब कि आपकी सराउंडिंग हो गई, आपका घर हो गया, बाहर का जो एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक सिंपल बायो यानी जिसमें जान है, ए बायोटिक मतलब जिसमें ए मतलब जिसमें जान नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेबल आपके लिए दिया हुआ है, आप क्विकली देख सकते हो कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वीडियो पॉज करके कंपोनेंट्स एक बार देख लीजिए और इसमें कुछ भी समझाने के लिए भी नहीं है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। अब देखिए इस स्लाइड में हमें क्या समझना है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी क्या क्या हैं। तो कितने होते हैं? सबसे पहले तो ये 6 लेवल्स होते हैं। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। अब इस टॉपिक से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है वो ये रहता है कि आपको ये 6 के 6 लेवल्स दिए रहेंगे और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इन्हें सीक्वेंस में कम से बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, जो सबसे छोटा है उसके बाद सबसे बड़ा। तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन यहाँ तक तो फिर भी आपको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बायोम बड़ा है कि बायोस्फीयर, कम्युनिटी बड़ी है कि पॉपुलेशन, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम लर्न करेंगे यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तो आपको सबको पता है कि कोई एक चीज, ठीक है, इंडिविजुअलिटी मतलब ही सिंगल होता है। तो सिंगल पर्सन हो गया, सिंगल एनिमल या सिंगल जैसे डॉग हो गया, सिंगल कोई मैंगो ट्री हो गया, वो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। तो अब इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, एक इंडिविजुअल अपने में होल रहेगा। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई इकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल। नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन क्या होती है, यूजुअली ऑफ सेम स्पीशीज होती है। यानी कि 2 इंसान अगर हो गए, 4 इंसान हो गए, तो हम बोलेंगे कि इस जगह पे 4 लोगों की एक पॉपुलेशन रहती है। या फिर मान लीजिए कि 4 बर्ड्स हैं, 4 क्रो है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि इस ट्री पे 4 क्रो की जो है वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो है वो अगला लेवल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपको सिंपली याद करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि इंडिविजुअल्स पॉप अप करके एक एक करके आए। ठीक है, 4 डायरेक्शन से आप इमेजिन करो कि एक एक इंडिविजुअल पॉप अप करके आता जा रहा है। तो पॉप अप से हो जाएगा पॉपुलेशन, यानी इंडिविजुअल का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पॉपुलेशन। और एक फैक्ट आपने ये याद कर लिया कि पॉपुलेशन क्या हम अलग अलग स्पीशीज को बोलते हैं? तो नहीं, पॉपुलेशन हम बोलते हैं सेम स्पीशीज को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है इकोलॉजी का? वो होता है कम्युनिटी। अब पहले आप कम्युनिटी समझ लीजिए क्या है। तो इसमें क्या है, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन ऑफ अनदर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स खाते हो, तो अब फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं? ट्रीज से आ रहे हैं। तो ये पूरा मिलके एक कम्युनिटी बनाएगा। अगला एग्जांपल ले लो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्लाइड में, कि ग्रासलैंड कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रासलैंड में जो है ग्रास हॉपर रहेगा
वो ग्रास पे डिपेंड करेगा किसके लिए, अपने फूड यानी कि भोजन के लिए। तो ये पूरा मिलके एक कम्युनिटी बनाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है कि सिंगल स्पीशीज ही होती है, उसमें कई सारी स्पीशीज जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रह सकती हैं। अब आप याद कैसे करोगे, तो आपने इंडिविजुअल्स तो देखे थे कि हर डायरेक्शन से पॉप अप करके एक एक करके आ रहे थे। अब जब बहुत सारे लोग कहीं मिल जाएंगे तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट भी तो करेंगे, तो कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। तो कम्युनिकेट के कम से आप याद कर लो कम्युनिटी। तो इंडिविजुअल्स पॉप अप करके आए और फिर एक साथ आ गए, तो नेक्स्ट लेवल हो गया कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको हम बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, तो वो होता है इकोसिस्टम। इसमें क्या क्या कंसिस्ट ये करता है, तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल्स बिटवीन देम। कम्युनिटी तक आप याद करो, हम सिर्फ लोगों की मतलब इंडिविजुअल्स की, ठीक है, बात कर रहे थे। वहाँ पे एनवायरनमेंट कहीं नहीं आ रहा था कि दो टाइप की स्पीशीज एक साथ रह ली तो उसने एक कम्युनिटी बना दी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम में जो है वो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लिविंग बीइंग्स जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रहेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो इकोसिस्टम बनेगा। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, और ऑलरेडी वी हैव सीन द टेबल। अब एक टर्म जो है वो आता है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है, इकोसिस्टम्स आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन की कैपेबिलिटी होती है ना इकोसिस्टम के पास, कि वो हमेशा अपने को इक्विलिब्रियम में रखे, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो कभी कभी एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है। तो इक्विलिब्रियम यानी एक जैसा मेंटेन करना, और होमियो जो वर्ड है उसका मतलब भी होता है एक जैसा मेंटेन करना। स्टेटस स्टेटस, एक जैसा स्टेटस जब मेंटेन हो गया वो हो गया होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट टॉपिक है इकोटोन। इकोटोन समझने के लिए आप ये देखिए, ये है एक इकोसिस्टम, ये है दूसरा इकोसिस्टम। इसके बीच में जो एरिया है जहाँ दोनों इकोसिस्टम मिल रहे हैं ना, उसी को हम इकोटोन कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये पानी है और ये आपका लैंड है, तो उसके बीच के हम जोन को बोलेंगे इकोटोन। इसका एग्जांपल आप सिंपल सा ले सकते हो, रिवर बैंक। क्यों, क्योंकि ये जो रिवर बैंक होता है उसके एक साइड तो रिवर फ्लो कर रही होती है और एक साइड ज़मीन होती है, तो दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है। तो जो रिवर का किनारा हो गया वो हो गया इकोटोन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ये या तो नैरो हो सकता है या फिर वाइड हो सकता है। नैरो जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर बैंक, और मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या होता है, तो वो आपका लैंड और ओशनिक वाटर या सलाइन वाटर के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम मैंग्रोव कहते हैं। ये आपको इंडिया में कहाँ देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में। तो मैंग्रोव हो गया, वो बहुत बड़े एरिया में फैला रहता है, देयरफॉर इट इज़ अ वाइड इकोटोन एग्जाम्पल। ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है। ऑब्वियसली देखिए, जहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशंस होंगी कि पानी वाली भी कंडीशन हो रही है, लैंड वाली भी कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो वो जोन ऑफ टेंशन बन जाएगा। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या हुआ कि इस वाले इकोटोन में जो स्पीशीज़ मिल रही हैं वो इधर जाते टाइम धीरे धीरे कम होती रहेंगी, और जो इस इकोसिस्टम में स्पीशीज़ मिल रही हैं वो यहाँ से इस साइड जाते हुए धीरे धीरे कम होती रहेंगी। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो है पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कैन बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़। इसी में एक एज इफेक्ट भी देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट कैन बी मच ग्रेटर देन ईदर साइड। तो देखिए दोनों बातें, एक तो एंटायरली डिफरेंट हो सकती है स्पीशीज इस जोन में, और नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन ईदर साइड। अगला आता है टाइप्स ऑफ नीश। अब नीश क्या होता है, ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स अ स्पीशीज नीड टू सर्वाइव और लिव। यानी अब ऐसे समझ लो कि हर एक वो कंडीशन जो किसी स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, उसको हम बोलते हैं नीश। तो चार टाइप के नीश होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपको चार ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा जो है वो नीश नहीं है, इसलिए आपको याद करना होगा। तो पहला होता है फूड नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश, हैबिटेट नीश एंड रिप्रोडक्टिव नीश।
आपने रोटी कपड़ा मकान सुना होगा कि एक इंसान को रहने के लिए ज़रूरत होती है, तो उससे रिलेट करके क्विकली याद करो। रोटी क्या है? फूड है, तो फूड निश। ठीक है। कपड़ा क्या होता है? आप एक्सटर्नली कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो। कपड़ा कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं, कोई चीज़ एक्सटर्नली आपके पास आ रही है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लैंडशिप, ये सब जो है वो एक्सटर्नल टू यू हो गई, आपके बॉडी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। और रोटी कपड़ा मकान, मकान यानी कि आपको रहने के लिए कोई घर चाहिए, तो रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो क्या कहलाती हैं? हैबिटेट कहलाती हैं। तो अगला हो गया हैबिटेट नीश। नेक्स्ट आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको जो है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पॉपुलेशन आगे बढ़ाने के लिए किसी स्पीशीज को। देयरफॉर लास्ट इज रिप्रोडक्टिव नीश। तो रोटी कपड़ा मकान से हो गया फूड, फिजिकल एंड केमिकल एंड हैबिटेट नीश, और लास्ट जो है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रिप्रोडक्शन, इसलिए हो गया रिप्रोडक्टिव नीश। तो ये चारों आपको यहाँ पे याद हो गए। अगला टॉपिक आता है जो कि उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी में 5th नंबर पे था, वो है बायोम। बायोम समझने से पहले आप लास्ट वाला बायोस्फीयर देख लो। बायोस्फीयर एक्चुअली क्या होता है? तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों मिले उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। यानी कि आपको एयर भी मिल रही है, आपको ज़मीन भी मिल रही है और आपको पानी भी मिल रहा है। ये तीनों ज़रूरी होता है ना आपके ज़िंदा रहने के लिए। तो वो तीनों कंडीशंस जिस एरिया में फुलफिल होती हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर के लिथोस्फेरिक पार्ट को यानी कि ज़मीन वाले पार्ट को जो है, टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट को हम कहते हैं बायोम। ठीक। अब जैसे आप ये इमेजिन कर लो कि लिथोस्फीयर है, पूरी की पूरी ज़मीन है, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग बायोम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है ना, बायोम 1, बायोम 3, बायोम 2। अब इन सब बायोम को जो बाउंड्री सेपरेट करती है वो किस चीज़ से डिटरमिन होती है? तो वो डिटरमिन होती है क्लाइमेट से। हर बायोम का क्लाइमेट अलग अलग होता है, और इस क्लाइमेट में भी क्या इंपॉर्टेंट है? तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो आपने क्या समझा कि बायोस्फीयर जो है वो तीनों कंडीशंस जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसे मिला के बनती है, विच इज़ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और उसी बायोस्फीयर के लिथोस्फेरिक पार्ट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल पार्ट को बायोम। और उसी बायोम जो है, कई सारे बायोम्स आपस में बाउंड्री से जो है वो अलग अलग होते हैं, और वो बाउंड्री क्या चीज़ की होती है? तो इट इज़ डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। अब कौन कौन से बायोम जो हैं वो वर्ल्ड के किस किस पार्ट में पाए जाते हैं वो हम क्विकली याद करते हैं। देखिए, ये है हमारी अर्थ। ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री पे इक्वेटर। अब आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर नीचे क्या क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक्स के बीच में जो पोर्शन हो गया वो हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर के पास जो है वो एक तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा घना डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से, अच्छा मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना वो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पे मैंने शो किया है, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल। तो जब हम ट्रॉपिक्स से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें टेम्परेट जोन देखने को मिलता है। ठीक है। टेम्परेट जोन में क्या होता है कि कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी मॉडरेट हो जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप डेसिडुअस कैसे याद करोगे कि इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो डिसाइड से हो गया डेसिडुअस, बीच में मॉडरेट टाइप का एक डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये दोनों आपको लर्न हो गया। अब टुंड्रा और टैगा कैसे याद करना है? देखो, पोल्स के पास में जो नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन्स एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल, पोल तो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे हो गया। इसके आपको किनारे ये जो ब्लैक लाइंस मैंने शो की हैं, तो इस आइस बाउंड रीजन के जो एडजॉइनिंग एरिया है वो उसको बोला जाता है टुंड्रा। तो टुंड्रा, ठंड है ना, वेरी कोल्ड, ठंड। तो सबसे ऊपर का जो एकदम ठंडा वाला रीजन है उसको आप ठंड से टुंड याद कर लो और ये हो जाएगा टुंड्रा।
यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि बड़े बड़े ट्रीज तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। और ठंड में क्या होता है, हम सिकुड़ जाते हैं ना ताकि हमें ठंड कम लगे, तो हर चीज़ यहाँ पे सिकुड़ी हुई मिलेगी, यानी कि स्टंटेड श्रब्स, जो श्रब्स भी हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हाइट की मिलेंगी। लाइकेन, मॉसेस जैसे काई वगैरह होती है, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आपको यहाँ पे फ्लोरा में देखने को मिल जाएंगी। तो पोल के बाद अब हम जब थोड़ा नीचे आएंगे तो टैगा मिलता है। तो आप ऐसे सोचो कि आपने ठंड को टैग किया कि भैया इस पर्टिकुलर जगह जो है वो ठंड थी, तो उसको हमने टैग कर दिया। तो टैग इसीलिए टैग से टैगा, टैगा हो गया टुंड्रा के नीचे। वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब आप किसी, देखिए टैग किसको करते हो, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को तो टैग करते हो, तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो रियलिटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसलिए टैगा का अगला नाम जो है या दूसरा नाम जो है वो बोरियल, रियल से बोरियल फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, तो ऑब्वियसली हम टुंड्रा के नीचे आ रहे हैं, पोल से दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टुंड्रा के कंपैरिजन में मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। और टुंड्रा में तो हमें कोई भी बड़े बड़े ट्रीज देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन टैगा में जो है थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से हमें कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज दिख जाते हैं, जैसे कि स्प्रूस, पाइन एंड फर। तो यहाँ पे तो ट्रीज थे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई चौड़ी लीफ वाले तो नहीं, लेकिन हाँ कांटे वाले जो हैं वो हमें ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिकुड़न है, ऐसे याद रखो कि कोई ब्रॉड लीफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है, सिर्फ कांटे एग्जिस्ट कर सकते हैं, कांटे वाले यानी कॉनिफेरस ट्रीज। तो ये आपको लर्न हो गया। अब हम टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट को देख लेते हैं। तो वो कहाँ था, वो ट्रॉपिकल के ऊपर था। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर, रेनफॉल ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है। ये मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द अर्थ होता है, क्योंकि ना बहुत गर्मी, ना बहुत सर्दी, ना बिल्कुल बाढ़ जैसा पानी, ना सूखा, बहुत अच्छी कंडीशन है। देयरफॉर ये आप याद कर लो कि टेम्परेट जोन जो डेसिडिवस फॉरेस्ट है दैट इज मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको इसीलिए सबसे ज़्यादा फैमिलियर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो आप अपने डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में भी देखते रहते हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल सबको पता है इक्वेटर के पास एक्सट्रीमली हाई होता है। ऑल्दो ये रीजन इतना पतला होता है कि 7% ऑफ अर्थ सरफेस ही कवर करता है, फिर भी इसमें जो है आपको 40% ऑफ द अर्थ स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये इतना ज़्यादा स्पीशीज़ रिच होता है। तो अगर कोई पूछे कि सारे के सारे बायो में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच कौन सा वाला बायोम है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर के मामले में कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन सा बायोम है, तो टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट। अगला बायोम है सवाना। ये बेसिकली जो है यहाँ पे ग्रासेस होती हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली इन अफ्रीका। अब आप इसको कैसे याद करोगे, तो सवा आना आपने बहुत पहले के ज़माने में सुना होगा ना, चलता था सवा आना, जैसे 1 रुपया होता है वैसे सवा आना होता था। तो साउथ अफ्रीका में आप लोग को पता है कि एक टाइम पे जो है वो इंडियंस को ले जाते थे स्लेव की तरह, लेबर की तरह यूज़ करते थे। तो ऐसे इमेजिन करो कि बहुत जब बुरी कंडीशंस उनके साथ, जब बुरा व्यवहार किया जाता था, तो उनको पैसे बहुत कम, यानी कि सिर्फ सवा आना ही दिया जाता था बहुत मेहनत करने के बावजूद। तो सवा आना जो है साउथ अफ्रीका से याद कर लो कि हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का बायोम हो गया ग्रासलैंड और डेजर्ट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, लो रेनफॉल रहेगा इसीलिए तो ना वहाँ पे कोई बड़े बड़े ट्रीज नहीं उगेंगे, सिर्फ छोटी छोटी ग्रासेस उगेंगी। और डेजर्ट में भी आपको पता है कि बिल्कुल सूखा रहता है, रेनफॉल एकदम ही लो रहता है। और कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में, जहाँ की पानी से कोई लेना देना ना हो अगल बगल सराउंडिंग में, वैसी जगह पे हमें डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ हमने 7 के 7 बायोम्स जो है वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में जो है वो कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स बचे हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है दे आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। देखिए पहले ही हमने पढ़ा था कि बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल या लिथोस्फेरिक पार्ट होता है। तो ऑब्वियसली जो पानी वाला यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा वो बायोम नहीं कहलाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लेंटिक और लोटिक। देखिए ये बहुत एग्जाम्स में आज तक पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी इसकी पूछने की पॉसिबिलिटी उतनी ही है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक लेंटिक एक लोटिक। लेंटिक क्या होता है, जहाँ पे स्टिल या स्टैग्नेंट वाटर हो। लोटिक क्या होता है, मूविंग वाटर हो। तो आप इसको याद कैसे करोगे, लोटिक
लोटना वर्ड आपने सुना होगा ना कि अरे देखो वो हंस हंस के लोट पोट हो रहा है। लोट पोट यानी रोल होना होता है, या फिर देखो वो लोट रहा है ज़मीन में, बहुत बार आपने किसी को कहते हुए सुना होगा। तो लोटना इज़ बेसिकली मूविंग, कि आप अलट पलट हो रहे हो, रोल हो रहे हो बेसिकली। तो रोल होना यानी मूव होना होता है, इसीलिए लोटिक को आप याद कर लो, मूविंग वाटर हो गया। तो अब जो बचा लेंटिक वो क्या हो जाएगा, स्टिल या फिर स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा। इससे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है ना, जहाँ पे फ्रेश वाटर और ओशनिक वाटर दोनों मिलते हैं, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। तो इसको याद करिए आप कि आप एस्चुरी मतलब एश्योर, एश्योर, एश्योर है ना। तो एश्योर्ड रहो कि यहाँ पे आपको सेलाइन वाटर भी मिलेगा और फ्रेश वाटर भी मिलेगा, और साथ ही ये भी एश्योर्ड रहो कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एस्चुरी से आपको एश्योर वर्ड याद रखना है, इसीलिए दोनों टाइप के वाटर होंगे। कभी पूछ सकता है ना कि जहाँ पे दो टाइप के अलग अलग टाइप के फ्रेश वाटर्स मिलें, या कम सैलिनिटी ज़्यादा सैलिनिटी का वाटर मिले, क्या उसे एस्चुरी कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जो है वो दोनों टाइप का पानी चाहिए, एक एकदम क्लीन फ्रेश वाटर और एक ओशनिक वाटर। वो दोनों जब मिलेंगे तभी हम कहेंगे कि ये एस्चुरी है। ठीक, अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर, नैरो लेयर अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड बायोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जहाँ मिलते हैं, जहाँ रहने लायक कंडीशंस बनती हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर किसे नहीं कहते। ऑब्वियसली यहाँ जहाँ जिन जगहों पे ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाएंगी, उसे हम बायोस्फीयर नहीं कह पाएंगे ना। तो कहाँ कहाँ नहीं हो पाएंगी, एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड रहती है तो वहाँ रहने लायक कंडीशन नहीं होती, तो इसको हम बायोस्फीयर नहीं कहेंगे। हाईएस्ट माउंटेन, अब आप माउंटेन के बहुत ऊपर चले जाओ तो वहाँ पे तो एयर ही नहीं प्रेजेंट होती, ऑक्सीजन ही नहीं होती आपके पास। तो जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो फिर वो भी बायोस्फीयर नहीं होगा। वैसे ही जब डीपेस्ट ओशंस में आप जाओगे, बहुत बिल्कुल डेप्थ में चले जाओगे अंदर, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अगेन वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे भी कोई आपको एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको भी आप बायोस्फीयर नहीं कहोगे। तो बायोस्फीयर के 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। सो गाइज, इसी के साथ जो है ये चैप्टर फर्स्ट इकोलॉजी जो है वो शंकर IAS की बुक से यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू, फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स।